अनुराग उस काली पोटली को अपने एक हाथ में पकड़कर लंगड़ाते हुए वहां जाने लग जाता है। जैसे अनुराग उस घर के अंदर से चले जाता है, चित्रा को हीरे के अंदर जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वो दिखना बंद हो जाते हैं। अब उसे बस हीरे के अंदर हरी रोशनी निकलते हुए नजर आ रही थी। चित्रा सब कुछ जान गई थी कि अनुराग के पंचम गांव आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। अनुराग और यक्षिणी को इस तरह तड़पते हुए देख चित्रा की आंखें नम हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यक्षिणी, जो कि एक डायन थी, उसके दिल में अनुराग के लिए इतना प्यार हो सकता है। एक पल के लिए तो उसे भी अपने प्यार पर शक होने लग जाता है कि जितना प्यार यक्षिणी अनुराग से करती थी, उतना ही प्यार वो अनुराग से करती थी या नहीं। चित्रा नम लहजे के साथ खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस अनुराग से मैंने प्यार किया था वो बुरा नहीं था। अनुराग तो अच्छा इंसान था। अनुराग बदला यहाँ पंचम गांव आकर। उस भक्षानिर के अंश ने उसे बदल कर रख दिया। मैं तो अनुराग को ही कोसती रहती थी, उसे ही जिंदगी भर ताने देती रहती थी, बल्कि उस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं था। उसकी तो बस इतनी गलती थी कि वो यहाँ पंचम गांव आ गया। चित्रा की आंखों में आंसू आने लग गए थे। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लग जाती है। वो रोने लग जाती है। चित्रा को अनुराग के हुए हाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। चित्रा रोते हुए कहती है, अनुराग ने कहा था कि वो अपनी कहानियों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और आखिर में उसने अपनी जान दे भी दी। जिस भक्षानिर के बारे में जानने के लिए वो यहाँ पंचम गांव में आया था, उसी भक्षानिर के अंश ने उसके अंदर की सारी अच्छाई को मार दिया, उसको बदल कर रख दिया। चित्रा रो ही रही थी और उसके आंसू उस हरे हीरे पर गिरने लग जाते हैं। चित्रा की नजर जब उस हरे हीरे पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि इसी हीरे के अंदर सदियों तक भक्षानिर के अंश ने पनाह ली थी। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि रोने का वक्त नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता है, पर अब जो होने वाला है उसे तू बदल सकती है। तुझे जल्द से जल्द तेरे बेटे युग के पास जाना चाहिए। तेरे बेटे युग की जान खतरे में है। तू उसे अनुराग के साथ नहीं बल्कि एक भक्षानिर के साथ छोड़ कर आई है। कहीं वो भक्षानिर तेरे बेटे युग को कुछ कर न दे। अगले ही पल चित्रा अपने आंसू पोंछती है और वो हरा हीरा लेकर वहां से जाने लग जाती है। जैसे ही चित्रा अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। उस धुंधले होते हुए अंतराल में युग मन ही मन सोचने लग जाता है, पापा के अंदर उस भक्षानिर के अंश ने प्रवेश कर लिया था, उसी वजह से पापा बदले थे। ये बात तो समझ आ गई मुझे, पर वो कहानी जो उस रात मैंने लिखी थी, उसके अनुसार तो जिस वक्त यक्षिणी को एहसास हुआ था कि पापा पंचम गांव गए हैं, तो वो उनसे इतना नाराज हो गई थी कि वो उन्हें छोड़कर जाने वाली थी। कभी उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। वो उनसे नफरत करने लग गई थी। फिर यक्षिणी यहाँ पंचम गांव में क्यों आ गई, सब कुछ जानते हुए भी? युग के दिमाग में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी आंसू की बूंद में हलचल होनी बंद हो जाती है और युग को फिर से चित्रा का चेहरा दिखाई देने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, उस हीरे को छूने के बाद मुझे अनुराग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। मुझे ये भी पता चला था कि उस हीरे को वहाँ पर छुपा देने के बाद कई बार अनुराग वहाँ पर आया था और उसने डायन वंशी रक्षा कवच को तोड़ने की कई कोशिश की थी, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। वो उस रक्षा कवच को नहीं तोड़ पाया था। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, जब मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी जा रही थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे तुम्हारी फिक्र बार बार सताए जा रही थी कि जब मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचूंगी तो क्या होगा, और कहीं अनुराग को पता तो नहीं चल गया होगा कि मैं पंचम गांव आई थी। मुझे सब पता चल गया है, कहीं ये बात जानकर वो तुम्हें कुछ कर ना दे। यही सब सोचकर मैं घबराए जा रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंची तो वहां पर वैसा कुछ नहीं हुआ जो सब मैंने रास्ते में सोचा था। चित्रा उन पलों को याद करते हुए कहती है, जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंची तो मैंने देखा अनुराग उस वक्त भी अपने कमरे के अंदर ही था और वो वहां पर बड़े आराम से सो रहा था, जैसे उसे किसी चीज की कोई खबर ही ना हो। अनुराग को वहां पर सोता हुआ देखने के बाद मेरी जान में जान आई। युग बेटा, तुम भी खेलने में लगे हुए थे। ग्रेवयार्ड कोठी में शांति छाई हुई थी, पर मैं जानती थी कि ये शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी। वो कभी भी भंग हो सकती थी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। चित्रा उन सारी बातों को याद करते हुए युग से कहती है, पहले तो मेरे मन में आया मैं अनुराग से जाकर सीधे लड़ जाऊं, पर फिर अगले ही पल ख्याल आया जिस अनुराग से मैं लड़ने की बात कर रही थी वो अब मेरा अनुराग नहीं था। उसके अंदर भक्षानिर का अंश प्रवेश कर चुका था और अब मैं उससे नहीं लड़ सकती थी। बहुत सोचने के बाद एक ही रास्ता नजर आया और वो था ग्रेवयार्ड कोठी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना, क्योंकि मैं जान गई थी कि जिस अनुराग को बचाने के लिए मैं पहले ग्रेवयार्ड कोठी में रुकी हुई थी वो तो कब का मर चुका था। अब जो बचा था वो बस भक्षानिर था। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, मैं कैसे भी करके तुम्हें लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से निकलना चाहती थी,
पर मैं जानती थी कि अगर मैंने एकदम से ये बात अनुराग से कही तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा और हो सकता है वो तुम्हें और मुझे कुछ कर भी दे। इसलिए मैंने सब्र से काम किया। मैंने रात ही रात एक प्लान बनाया। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह ही तुम्हें वापस लेकर शहर चले जाऊंगी, दिल्ली लौट जाऊंगी। अनुराग से कह दूंगी कि यहाँ पर मेरा पेंटिंग का काम ठीक से नहीं चल रहा है और तुम्हारी पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेकर जा रही हूँ। अब हम वहीं पर रहेंगे। युग बड़ी गौर से चित्रा की सारी बातें सुन रहा था। चित्रा नम लहजे के साथ युग से कहती है, युग बेटा, तुम हमेशा से मुझसे जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर क्यों किया, क्यों तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजा, क्यों तुमसे अलग रही, तुमसे कभी मिलने नहीं आई। आज मैं तुम्हें तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है, युग के अंदर सब कुछ जानने की तड़प और ज्यादा बढ़ जाती है। वो ये बात जानने के लिए उतावला हो जाता है। चित्रा फिर युग से कहती है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और वो वक्त मेरे लिए भी नहीं रुका। मुझे लगा था कि मेरे पास सुबह होने तक का वक्त है, सुबह होते ही मैं तुम्हें लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से चली जाऊंगी, पर मुझे क्या पता था मेरे पास सुबह होने तक का भी वक्त नहीं है। अनुराग उसी रात मुझ पर हमला कर देगा। चित्रा उस पल को याद करते हुए कहती है, मुझे वो रात अच्छे से याद है, कैसे ना होगी। उसी रात ने तो मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था युग बेटा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और मैं तुम्हारा और मेरा सारा सामान पैक कर चुकी थी। बस कुछ मेरी पेंटिंग्स और थी जिसे पैक करने के लिए मैं अपने पेंटिंग रूम के अंदर गई थी। मैं अपनी पेंटिंग्स पैक ही कर रही थी कि तभी मुझे यक्षिणी की आवाज़ सुनाई देने लग गई। वो यक्षिणी तुमसे कह रही थी, युग बेटा बाहर आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर तुम उसके पास जाने लग गए थे। पहले मैं भी यक्षिणी की आवाज़ सुनकर हैरान रह गई थी, पर फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि यक्षिणी को तो अनुराग ने कैद कर दिया था। इस आवाज़ के पीछे जो शख्स था वो भी अनुराग ही था। इतना ही नहीं, इससे पहले जो मुझे यक्षिणी की आवाज़ आई थी वो भी अनुराग ने ही अपनी शक्तियों से निकाली थी। मैं समझ गई थी कि तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई तुम्हें ढूंढने के लिए। और जब मैं हॉल में पहुंची तो देखा हॉल में चारों तरफ धुआं फैला है और वहीं से तुम्हारी और यक्षिणी की आवाज़ सुनाई दे रही है। उस धुएं को देखकर मैं समझ गई थी कि काला साया वहीं पर मौजूद है और बातों ही बातों में उसने मुझे अपना मकसद बता दिया था कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है, तभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भर रहा था, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा था। पर बाद में पता चला ये सब तो उसकी साजिश थी। उसका असली मकसद तो मेरा असली रूप देखना था। जब हॉल में फैला हुआ धुआं छटा तो वहां पर तुम मौजूद ही नहीं थे, बस काला साया था। वो मुझे छलावा दे रहा था तुम्हारी आवाज से। वो काला साया मुझे मेरे डायन रूप में देखना चाहता था। वो जानता था कि मैं एक डायन हूँ, इसलिए बार बार मुझे अपने असली रूप में आने के लिए कह रहा था। पर मैं भी जानती थी कि वो यक्षिणी नहीं अनुराग था, इसलिए मैं भी उससे उसके असली रूप में आने के लिए बोले जा रही थी। जैसे ही युग चित्रा के मुंह से इस किस्से का जिक्र सुनता है, उसे वो पूरा किस्सा याद आने लग जाता है। इस किस्से को वो उस कहानी में पढ़ चुका था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस किस्से के अनुसार चित्रा उस रात पेंटिंग रूम के अंदर पेंटिंग बना रही थी, पर असल में चित्रा उस रात पेंटिंग नहीं बना रही थी, बल्कि पेंटिंग को पैक कर रही थी। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट नजर आती हैं, तो युग देखता है कि चित्रा और काला साया दोनों हॉल के एकदम बीचों बीच खड़े हुए थे। चित्रा के सिर पर चोट लगी हुई थी, जिससे अभी भी खून बहे जा रहा था। हाथ पैर पर भी कई सारे खरोच के निशान थे। वो अभी भी दर्द से कराही जा रही थी। उस काले साये ने अपने दोनों हाथों से चित्रा का गला पकड़कर रखा हुआ था, जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। चित्रा अभी भी काले साये के सामने नाटक करते हुए उसे यक्षिणी समझकर ही बातें कर रही थी। उस साये ने लगभग चित्रा के गले को पूरी तरह दबोच लिया था। उसका गला लाल होने लग गया था। चित्रा दर्द से कराहते हुए कहती है, मारना है तो मार दे, पर पहले सामने आ। मुझे तुझे देखना है। सामने आ मेरे अपने असली रूप में। वो काला साया यक्षिणी की आवाज में कहता है, पहले तू तो आजा मेरे सामने चित्रा, फिर मैं आती हूँ। चित्रा कुछ नहीं कहती है, अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, लगता है तू ऐसे सामने नहीं आने वाली है। मुझे अच्छे से पता है तू कैसे मेरे सामने आएगी। इतना कहकर वो काला साया चित्रा के गले से अपने एक हाथ की पकड़ को छोड़ देता है और उसे चित्रा के जूड़े की तरफ ले जाने लगता है, जो बंधा हुआ था। पहले वो काला साया अपने एक हाथ से चित्रा के जूड़े को खोलने की कोशिश करता है, पर जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है तो वो काला साया चित्रा के गले से अपना दूसरा हाथ भी हटाता है और फिर अपने दोनों हाथों से चित्रा के जूड़े को खोलने की कोशिश करने लग जाता है।
पर चित्रा भी उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को अपने जूड़े से दूर करने लग जाती है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काला साया चित्रा का जूड़ा नहीं खोल पाता है तो काले साए को अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और वो चित्रा को गुस्से से धक्का दे देता है। चित्रा दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चित्रा दर्द से कराहते हुए चीखती है, आ! चित्रा के नीचे गिरते ही उसका जूड़ा जो बंधा हुआ था वो खुल जाता है। चित्रा ने चोटी नहीं बांधी थी, उसके बाल खुले हुए थे, जिस कारण जैसे ही उसके बाल खुलते हैं उसके बाल उसके चेहरे के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। जैसे चित्रा के बाल खुलते हैं उसके जूड़े में से हरा हीरा भी निकलता है। चित्रा ने हरा हीरा अपने जूड़े के अंदर ही छुपा कर रखा हुआ था। वो हरा हीरा जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है, जिस कारण चित्रा के सारे बाल उसकी पीठ के पीछे चले जाते हैं। देखते ही देखते अचानक से चित्रा की चोटी अपने आप बंधने लग जाती है। जैसे ही उसकी चोटी बनती है वो हीरा जमीन पर गिरता उससे पहले ही चित्रा अपनी चोटी से उस हरे हीरे को पकड़ लेती है। वो हरा हीरा चित्रा की चोटी के आखिरी सिरे से बंध जाता है। चित्रा की चोटी के साथ वो हरा हीरा भी उसकी पीठ पर लहराने लग जाता है। चित्रा की चोटी काफी लंबी और मोटी थी जो उसके कमर के हिस्से तक आ रही थी। उस काले साए ने भी उस हरे हीरे को देख लिया था और वो एकटक उस हीरे को ही देखे जा रहा था। अचानक से चित्रा के नाखून पहले से ज्यादा लंबे हो गए थे पर काले नहीं थे। उसके 2 दांत भी बाहर आ गए थे पर वो नुकीले नहीं थे। चित्रा वहां से उठकर उस काले साए के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। काले साए की आवाज सुनाई देती है, आ गई अपने असली रूप में। चित्रा उस काले साए को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मैं तो अपने असली रूप में आ गई, अब तू भी अपने असली रूप में आजा भक्षानर। चित्रा की ये बात कहते ही कमरे की लाइट अपने आप तेजी के साथ बंद चालू होने लग जाती है। अचानक से कमरे के अंदर ढेर सारा काला धुआं जमा होने लग जाता है। चित्रा समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था। कुछ देर बाद जब हॉल के अंदर का सारा धुआं छटता है तो उसके साथ वो काला साया तो गायब हो गया था, पर वहां पर अचानक से अनुराग आ गया था। अनुराग की आंखें पूरी तरह पीले रंग में चमक रही थी और वो गुस्से के साथ चित्रा को घूरे जा रहा था। अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, ले आ गया मैं तेरे सामने अपने असली रूप में, अब होगा आमना सामना एक भक्षानर का एक अधूरी डायन से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।